हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश। चैप्टर है सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखा गया है लेखिका अनीस जंग के द्वारा। तो आपको बता दूं, पिछला वीडियो हमने जो है इसी लेसन के ऊपर बनाया था, इसी चैप्टर के ऊपर बनाया था, जिसमें हमने साहिब आलम नाम के एक बच्चे की कहानी पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में लेखिका अनीस जंग ने कुछ ऐसे बच्चों की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है जो चाइल्ड लेबरिंग करते हैं, यानी कि जो बाल मजदूरी करते हैं, जिनका बचपन उनके लिए बहुत ही बुरा सपना है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी लिखा गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि ऐसी कहानियाँ जिसमें बचपने को चुरा लिया गया, छीन लिया गया। उनका बचपन उनके लिए बहुत ही बुरा सपना है, नर्क से कम नहीं है। और बहुत ही बदनसीब बच्चों के बारे में कहानी हमको बताई है अनीस जंग ने कि आज हम कितने एडवांस हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को जो है बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था साहिब आलम के बारे में, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुकेश की कहानी के बारे में। साहिब आलम एक रेक पिकर से था और मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है। और फिरोजाबाद आपको पता है चूड़ी बनाने के लिए बहुत ही मशहूर शहर है, जो भारत का केंद्र बिंदु, जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती है पूरे दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया में फेमस है वहाँ की चूड़ियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। मुकेश कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट यानी कि आग्रह करता है, बड़ी ज़ोर से है ना, दम लगाकर बोलता है कि मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, और वो अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो लेखिका उससे पूछती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। तो वो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, मेरी आंखों में है ना सीधा आंख डालकर बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिज्ड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फील हिज ओन टाउन फिरोजाबाद, उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना है, वो लुम्स लाइक ए मिराज, लुम्स लाइक ए मिराज का अर्थ होता है मृग मरीचिका दिखाई देता है। मृग मरीचिका यानी कि जैसे रेगिस्तान में दूर हमें दिखाई देता है कि पानी भरा है ना, से चमकती वो रेत, लेकिन वास्तव में वो पानी नहीं होता है, वो सिर्फ सूर्य की किरणें चमक रही होती है। उसी प्रकार उसका जो सपना है वो यहाँ पर यानी कि फिरोजाबाद का जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट है, यानी कि फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में, एमिज्ड यानी बीच में, फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच में है ना, उसका जो शहर है, उसका जो कस्बा है, उसमें उसका ये सपना कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये एक मृग मरीचिका है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने सपने को पूरा कर ले। अभी हाल फिलहाल की उसकी स्थिति को देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये मृग मरीचिका है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर of India's glass blowing industry, where families have spent generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार कौन सा काम करता है? चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। और यहाँ पूरे भारत का ग्लास ब्लोविंग यानी कि चूड़ियाँ बनाने का केंद्र बिंदु है, चूड़ियाँ बनाने की जो है इंडस्ट्री है। और यहाँ पर जो परिवार हैं वो जनरेशन से यानी कि कई पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। क्या काम करते आ रहे हैं? वो वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस का अर्थ होता है भट्टी, यानी कि ऐसी जगह जिसको बहुत हाई टेम्परेचर रहता है जहाँ पर, तो भट्टियाँ बोलते हैं उनको, भट्टियों में काम करते आ रहे हैं। वेल्डिंग ग्लास, कांच को पिघलाने का काम करते आ रहे हैं। और मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं। ठीक है। मुकेश फैमिली इज एमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर in dingy cells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. ध्यान से समझिएगा कि कोई नहीं जानता है ना, नन ऑफ देम, कोई नहीं जानता कि यहाँ इलीगल है, बच्चों के लिए अवैधानिक है
कि जो कांच की भट्टियाँ होती है वहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर में काम करना बच्चों के लिए इल्लीगल है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी का अर्थ होता है कि बहुत ही छोटे और बहुत ही सकड़े जो कमरे होते हैं जिसमें ना तो हवा जाती है ना ही प्रकाश जाता है, उनमें बच्चों को हाई टेम्परेचर पर काम करना बहुत ही इल्लीगल है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, तो एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, तो मुकेश और उस जैसे लगभग 20,000 बच्चों को उन ऐसी जगह से बाहर निकाल लिया जाएगा, हॉट फर्नेसेस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म भट्टियाँ हैं, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो स्लॉग करते हैं। स्लॉग का अर्थ होता है बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं अपने दिन के घंटों में, और अक्सर ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की रोशनियाँ भी गंवा देते हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया है कि कोई नहीं जानता कि ये जो बच्चे इस प्रकार की भट्टियों में बहुत ही हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं कि ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। यदि यहाँ पर लॉ यानी कानून लागू कर दिया जाए तो मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चों को इस नर्क से बाहर निकाला जा सकता है। मुकेश आइस बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बिंग रीबिल्ड। मुकेश की आंखें उस समय बीम यानी चमक गई जब वो मुझे कहता है ना, अपने घर ले जाने के लिए बोलता है कि आप मेरे घर चलिए, और बहुत ही प्राउडली एंड बड़े गर्व से बोलता है कि मेरा घर फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन, अब लेखिका मुकेश के साथ कहाँ पर जाती है? मुकेश के साथ उसके घर जाती है। अब मुकेश के साथ घर जाती है तो देखिए रास्ते के बीच में जैसे वो जाती है तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलती है उसका वर्णन करती है लेखिका। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चोक्ड विद गार्बेज, हम गुजरते हैं, निकलते हैं स्टिंकिंग लैंड्स यानी कि बहुत ही सकड़ी गलियों से निकलते हैं जो कि चोक्ड हो चुकी थी गार्बेज से, यानी कि कूड़ा कचरा भरा हुआ था उनमें। पास्ट होम्स दैट रिमेन हावल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे घर के पास से गुजरते हैं जो हावल्स हैं। हावल्स का अर्थ होता है कि बहुत जर्जर स्थिति में है, और क्रम्बलिंग वॉल्स यानी कि उनकी जो दीवारें हैं वो भी कभी भी गिर सकती हैं। वुबली डोर्स यानी डगमगाते हुए उनके दरवाजे हैं। नो विंडो क्राउडेड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, और उसमें ना तो खिड़कियां हैं और क्राउडेड विथ फैमिलीज, और परिवार से भरे पड़े हैं, सारे परिवार उसी में भरे हैं, और वहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कोएग्जिस्टिंग यानी कि साथ में रहना। ह्यूमन और जो जानवर है वो दोनों एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, जैसे कि प्रीमियल स्टेट आ गई हो। प्रीमियल स्टेट का अर्थ होता है कि जैसे आदि मानव का ज़माना आ गया होगा। इस प्रकार लेखिका वर्णन करती है कि जैसे मैं उसके घर जाती हूँ तो रास्ते में बहुत सारी सकरी गलियाँ हैं जो कि मलबे से भरी पड़ी, कचरे से भरी पड़ी हैं, और ऐसे घर के पास से हम गुजरते हैं, इनकी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, इनमें ना तो खिड़कियाँ हैं और दरवाजे भी ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो इसी प्रकार के घर के पास रुकता है। बैंग से वुबली आयरन डोर्स विथ हिज फुट, और बैंग का अर्थ होता है ना, बैंग आपने मूवी देखी होगी, बैंग का अर्थ होता है धक्का मारना जोर से। तो जोर से एक जो है वुबली आयरन डोर्स, एक लोहे के डगमगाते हुए दरवाजे के ऊपर उसकी लात से धक्का मारता है एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोलता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में इंटर करते हैं ना। आधी बनी हुई, शेक का अर्थ होता है कुटिया, ठीक है, उसमें हम इंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसके एक पार्ट में, ध्यान से समझिएगा, उसके घर की स्थिति बता रहे, उसका घर कैसा बना हुआ है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैज्ड विथ डेड ग्रास, उसका घर का एक हिस्सा जिसकी थैज्ड का अर्थ होता है छप्पर, है ना, वो कैसी है? डेड घास, है ना, यानी जो सूखी घास है, मृत घास है, उससे बनी हुई है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, से वहाँ पर एक फायरवुड स्टोव रखा है। फायरवुड स्टोव का अर्थ होता है चूल्हा बना हुआ है जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती है, और उस चूल्हे के ऊपर सीजलिंग स्पिंच लीव्स, यानी कि पालक की पत्तियों को सीजलिंग किया जा रहा है। सीजलिंग का अर्थ होता है कि जो वो उनको बनाने से पहले उसको गर्म पानी में, है ना, यानी समझ लो कि आप जैसे दाल को कुकर में पकाया जाता है उसी प्रकार पानी में पालक को पकाया जाता है। तो वो सीजलिंग कर रही है, पालक की जो है पत्तियाँ उस एक बड़े पात्र में जो है जो चूल्हा रखा है उसके ऊपर रखी हुई है। और ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन के ऊपर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, बहुत सारी कटी हुई सब्जियां रखी हुई है। आप देख सकते हैं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द वोल फैमिली, और एक फ्रेल यानी बहुत ही कमज़ोर युवा महिला
पूरे घर के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, और उसकी आंखें धुएं से भरी हुई है और वो हमारे सामने मुस्कुराती है। आपको पता होगा जैसे चूल्हा जलाया जाता है लकड़ी का, तो लकड़ियाँ जलते हुए धुआं बहुत निकालती है, तो वो महिला उस चूल्हे के ऊपर काम कर रही है, तो उसकी आंखों में क्या है, बिल्कुल धुआं भरा हुआ है और वो मुस्कुरा रही है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश से एल्डर ब्रदर, और वो महिला कौन है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। ठीक है, समझ में आया, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी चूल्हे के ऊपर काम कर रही है और जैसे हम जाते हैं तो उसकी आंखों में जो है बहुत धुआं भरा है, लेकिन वो हमारी तरफ मुस्कुराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उसे सम्मान मिलता है। क्यों सम्मान मिलता है, क्योंकि वो घर की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का अर्थ होता है, अपने हिंदू समाज में हम उसको बहू बोलते हैं, इसलिए उसकी घर में बहुत इज्जत है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और उसके ऊपर 3 इंसानों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति की, मुकेश की और इन दोनों भाई के पिता की जिम्मेदारी, तीनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी इस बहू के ऊपर है। When the older man enters, और जैसे ही वो ओल्डर मैन के बूढ़ा आदमी जो मुकेश और उसके भाई का पिता आता है अंदर, सी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, तो वो क्या करती है, टूटी हुई दीवार के साइड में खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा छिप जाती है और घूंघट निकाल लेती है, उसके चेहरे को ढक लेती है। यहाँ पे व्हील का अर्थ होता है घूंघट निकालना। ठीक है, एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ऐसी परंपरा है कि डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो घर की डॉटर इन लॉ होती है, जो घर की बहू होती है, वो बड़े मर्दों के सामने, यानी घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके सामने घूंघट करती है, पर्दा कर लेती है। और इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बेंगल मेकर्स, इम्प्रोविज्ड का अर्थ होता है बहुत ही कंगाल और बहुत ही जो है दुबला पतला व्यक्ति। इस केस में जो घर का सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति है वो बहुत ही कंगाल और दुबला पतला चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है, जो मुकेश का पिता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, है ना, कई सालों के कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो टेलर बना, देन ए बेंगल मेकर, इसके बाद वो चूड़ी बनाने वाला बना। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वहाँ एक घर को रिनोवेट करने में सफल नहीं हो सका। यानी इतनी मेहनत, कई सालों के टेलर बनने के बाद, कई सालों से चूड़ियाँ बनाने के बावजूद भी वहाँ अपने घर को नहीं बना पाया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस, और वो सिर्फ इतना कर पाया कि द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, उसे जो पता था, चूड़ी बनाने का आर्ट जो उसे आता था, उस आर्ट को अपने बच्चों को दे पाया था, अपने बच्चों को चूड़ी बनाना सिखा पाया था। कौन? मुकेश का पिता। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब देखिए वहाँ पर एक बूढ़ी महिला भी रहती है, और बूढ़ी महिला जो कि मुकेश की समझ लीजिए दादी है ना, तो दादी बोलती है, क्या बोलती है, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यहाँ उसका कर्म है, डेस्टिनी यानी उसका भाग्य है। शेष मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ये कहती है कि ये तो इनका भाग्य, इनका कर्म है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जिसने अपने पति को, है ना, अंधा होते हुए देखा था, उस समय अंधा होते हुए देखा था जब वह कांच की चूड़ियों को पॉलिश कर रहा था। उस समय उसके जो दादाजी थे मुकेश के, वो अंधे हो गए थे और उनकी पत्नी के सामने अंधे हुए थे, और उनकी पत्नी यानी मुकेश की दादी कहती है कि ये तो इनका कर्म है। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, लिनेज का अर्थ ध्यान से समझिएगा, लिनेज यानी होता है ऐसा काम जो परंपरा, समझ लो कि पीढ़ियों से चला आ रहा है ना, जिसको हम खानदानी काम कहते हैं। तो वो बोलती है कि कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या खानदान की परंपरा को तोड़ा जा सकता है, ईश्वर की दी हुई परंपरा को तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वहाँ बिल्कुल इम्प्लाइज करती, इम्प्लाइज का अर्थ होता है बड़े ही उसके साथ बोलती, कॉन्फिडेंस के साथ। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा था। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस,
घर में, आंगन में, दूसरे के घर में, एवरी अदर आर्ट, दूसरे के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। तो मुकेश की दादी कहती है कि ये हमारा पुरखों का धंधा है, खानदानी पेशा है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये हमें ईश्वर ने दिया है। उन्होंने जीवन भर चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स यानी कि जो चूड़ियों की जो पेचक है, पेचक यानी कि जो कह दिया जाए कि जो इसका जो सर्कल है ना, जो चूड़ियों का गोल हिस्सा है, सनी गोल्ड पेडी ग्रीन, यानी कि सनी गोल्ड यानी कि जो सूर्य के प्रकाश जैसे सोने की तरह चमकने वाली चूड़ियाँ, पेडी ग्रीन धान के खेत जो होते हैं, जो धान लहराती है हरी हरी, ऐसी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू कलर की चूड़ियाँ, पिंक कलर की चूड़ियाँ, है ना, सारी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ उन्होंने अब तक देखी थी। पर्पल कलर की चूड़ियाँ, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के जो 7 कलर होते हैं यानी इंद्रधनुष के जो 7 कलर होते हैं, सातों कलर में से किसी भी कलर की, सारे कलर की चूड़ियाँ उन्होंने देखी थी। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, और माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स यानी कि ऐसे आंगन जो कि बहुत ही गंदे गंदे आंगन थे, यानी जहाँ पर हर चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी थी, सभी आंगन में उन्होंने माउंट्स देखे थे। माउंट्स का अर्थ होता है ढेर, ठीक है, और लाई यानी पड़े हुए चूड़ियों के, है ना, छितरे बितरे जो है ढेर पड़े हुए थे। आर पाइल्ड 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, यानी कि जो ठेले थे, व्हील्ड 4 व्हील्ड का अर्थ होता है जो ठेले होते हैं इसमें 4 पहिए लगे होते हैं, उन्हीं के ऊपर ढेर देखे थे चूड़ियों के उन्होंने। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नेरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, और सभी युवा लड़के उस सेंटी टाउन में, सेंटी टाउन यानी कि बहुत ही तंग टाउन में, तंग शहर जो कस्बा था, वहाँ पर जो सकरी गलियाँ थी, सब जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी थी। एंड इन डार्क हंटमैंड्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिंकरिंग ऑयल लैम्प्स, और डार्क हटमैंड्स का अर्थ ये होता है कि जो अंधेरे जो घर थे, उनकी जो कोठरियाँ थी, जो कि उनमें जो दीपक जले हुए थे, लैंप जलते थे, उन लैंप में वो क्या काम करते थे, पिघलाने का काम करते थे कांच को। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, सभी लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ में बैठे हुए थे, और माता पिता के साथ में बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, क्या कर रहे थे, जो चूड़ियों यानी कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको वेल्डिंग कर रहे थे। वेल्डिंग का अर्थ होता है जोड़ना, चूड़ियों को पिघलाकर जोड़ रहे थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें बाहर दिन के उजाले से ज़्यादा अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी, क्योंकि दिन भर क्या करते थे, अंधेरे कमरे में चूड़ियों को पिघलाने का काम करते थे दीपक में या आग में, और उनकी जो आंखें थी वो सूर्य के प्रकाश की जगह पे अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी। और दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, इसीलिए वो युवा होने से पहले ही कई बच्चे बच्चियां, कई लड़के लड़कियां अपनी आई साइट यानी आंखों की रोशनी खो दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो दिन भर अंधेरे कमरे में काम करते थे, और अंधेरे कमरे में काम करने के कारण वो उजाले के प्रति ज़्यादा अभ्यस्त नहीं थे, अंधेरे के प्रति उनकी आंखें ज़्यादा अभ्यस्त थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी लड़की की कहानी हमारे सामने आती है। इसी कहानी के अंदर एक कहानी है कि सविता नाम की एक लड़की है, यंग गर्ल इन ए ड्रेब पिंक ड्रेस। ड्रेब का अर्थ होता है बहुत ही घिसी पीटी। सविता नाम की एक छोटी लड़की है और उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी, जो बहुत ही उसका कलर उड़ा हुआ है, बहुत ही घिसी पीटी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। सिट्स एलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, वो कहाँ पर बैठी है, एक बूढ़ी औरत के साइड में बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग का अर्थ होता है क्या कर रही है कि वो कांच के जो पीसेस हैं उनको सोल्ड कर रही है। सोल्ड का अर्थ होता है कि उनको पिघला रही है, यानी कि उनमें जो है समझ लिया जाए कि टाका लगाने का काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ जो ये चिमटा रहता है मशीन का ना, उस चिमटे से भी मैकेनिकली यानी कि यांत्रिक रूप से चल रहे थे। उसके हाथ इतने अभ्यस्त हो गए थे जैसे कोई मशीन चल रही है। आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स हेल्प्स मेक, और मुझे आश्चर्य हो रहा था, लेखिका बोलती है कि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह जानती है
कि इसकी सैंक्टिटी क्या है। सैंक्टिटी का अर्थ होता है कि जो चूड़ियाँ ये बना रही है इसकी पवित्रता के बारे में क्या ये जानती है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, कि ये जो चूड़ियाँ हैं ना ये भारतीय महिलाओं की सुहाग की निशानी है। और क्या है, ऑस्पिशियसनेस ऑफ मैरिज, यानी कि इन मैरिज ये जो शादियाँ होती है उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ मानी जाती है तो चूड़ियों को माना जाता है, लेकिन सविता को ये पता नहीं था। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ रेड व्हील, और उसे एक दिन अचानक ही पता चलेगा जब उसके सिर को ड्रैप्ड कर दिया जाएगा। ड्रैप्ड यानी कि ढक दिया जाएगा, किससे, रेड व्हील। रेड व्हील का अर्थ होता है लाल चुनरी से। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथों को लाल मेहंदी से रंग दिया जाएगा। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। तो लेखिका कहती है कि सविता को ये पता नहीं है कि ये चूड़ियों का महत्व क्या है, चूड़ियों की पवित्रता क्या है। हिंदू धर्म में चूड़ियों को बहुत ही शुभ माना गया है, सुहाग की निशानी माना गया है, लेकिन उसे एक दिन तब पता चलेगा जब उसे अचानक उसके सिर पर लाल चुनरी उड़ा दी जाएगी, उसके हाथों में लाल मेहंदी रचा दी जाएगी और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्रिड, और वहाँ उस दिन क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, उसी तरह, ठीक किस तरह, जिस तरह उसके साइड में जो बूढ़ी औरत बैठी है वो जिस दिन एक दिन वो भी एक दुल्हन बनी थी, उसी तरह ये भी दुल्हन बन जाएगी। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उस बूढ़ी औरत की कलाइयों में अभी भी क्या है, बेंगल्स यानी कि चूड़ियाँ है। बट नो लाइट इन हर आइस, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, क्योंकि जो बूढ़ी औरत सविता के साइड में बैठी है उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ठीक है, अब वो बूढ़ी औरत बोलती है, एक वक्त, ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेस इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड ऑफ जॉय का अर्थ होता है कि ऐसी आवाज़ जिसमें से खुशी, प्रसन्नता जा चुकी है, उस आवाज़ में वो बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर भर यानी कि जैसे किलो है ना, ग्राम जो यूनिट से होती है वेट को तोलने के लिए है ना, उसी प्रकार की एक यूनिट पहले हुआ करती थी जिसे शेर बोला जाता था। तो कहती है महिला बहुत ही दुखी आवाज़ में कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने जीवन में कभी भी एक टाइम भरपेट खाने का आनंद नहीं लिया था। दैट्स व्हाट सी हैज़ रिब्ड, और यही उसने रिब्ड किया था। रिब्ड का अर्थ ये होता है कि कमाया था, है ना, जीवन भर उसने ये, उसको इनाम मिला था कि उसने इतने काम करने के बावजूद, जीवन भर चूड़ियाँ बनाने के बावजूद, आंखों की रोशनी खत्म होने के बावजूद भी उसने जो है पेट भर खाना एक दिन नहीं खाया था। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेस, और उसके पति जो कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी याद नहीं है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो भी प्राप्त किया है वो सिर्फ इतना प्राप्त किया है कि अपने परिवार के लिए घर बना दिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और उसको सुन के ऐसा लगता है कि उसने ऐसा काम किया है जो दूसरे अपने जीवन में कर ही नहीं पाते, यानी उसका जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट समझ लो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके जैसा काम करने वाले लोग घर भी नहीं बना पाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर क्या है, एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी यानी कि जो चीख है, जो पुकार है, पैसा ना कमाने की जो चीख पुकार है, और सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाने के बावजूद, नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ये जो विलाप है, रिंग्स यानी होता है विलाप, ये हर परिवार का विलाप है, यानी हर परिवार का ये जो है चीख पुकार है कि हमने अपने जीवन भर चूड़ियाँ बनाई, इसके बावजूद भी ना तो पैसे हैं, ना ही हमारे सिर के ऊपर छत है, और ना ही हम भरपेट खाना खा पा रहे हैं। ये फिरोजाबाद के हर परिवार का विलाप है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवा आदमी हैं वो भी इको का अर्थ होता है वो भी ऐसे चिल्ला चोट मचाते हैं, और लेमेंट यानी विलाप करते हैं जिस प्रकार उनके बड़े विलाप करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में
समय बहुत ही ना के बराबर बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल्ड हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कई सालों के माइंड नंबलिंग का अर्थ होता है कि दिमाग को ठप कर देने वाला जो टॉयल है, टॉयल यानी कि प्रयत्न है, परिश्रम है, हैव किल्ड उसने किसको खत्म कर दिया है, इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कि कुछ भी नया करने का, कुछ भी दूसरी चीज करने का जो एबिलिटी थी और जो सपना था उसको चकनाचूर कर दिया है। यानी उनका जो दिमाग को ठप कर देने वाला जो काम है, जो कठिन परिश्रम वाला काम है, उसके कारण उसने वहाँ के युवाओं ने कुछ भी नया करने के बारे में जो सोच है वो खत्म हो गई है उनकी, और उनकी सपने देखने की एबिलिटी भी समझ लो कि खत्म हो गई है। अब लेखिका उन युवाओं से कहती है, क्या बोलती है कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, तुम अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू वीसीएस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। यानी मैंने उन युवाओं से कहा कि तुम अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, और ऐसे युवाओं से कहा हु हैव फॉलन इनटू ए वीसीएस सर्कल ऑफ मिडिल मैन का अर्थ होता है बिचौलिए, यानी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो वीसीएस सर्कल है, वीसीएस का अर्थ ये होता है कि उनकी जो समझ लो कि एक सबसे ज़्यादा नीच या सबसे ज़्यादा बहुत ही जो है दुराचारी हैं, विवश कर देते हैं वो इन युवाओं को और उनके पिताओं को भी, जिन्होंने विवश किया है ये काम करने के लिए, है ना, उनके जो चक्र में फंसे उन युवाओं से मैंने कहा कि तुम अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो युवा कहते हैं कि यदि हम एक संगठन बनाएंगे तो वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम में से बहुत सारे युवाओं को पुलिस क्या कर लेगी, होल्ड अप का अर्थ ये होता है कि घसीट लेगी या बंद कर देगी, है ना, होल्ड अप कर लेगी। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, पुलिस हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर हमें जो है घसीटते हुए पीटते हुए जेल में बंद कर देगी, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगा देगी कि तुम कुछ अवैधानिक कर रहे हो, इलीगल कर रहे हो। दे से, ऐसा वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर एमोंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो चीज़ों को डिफरेंटली देख सके, अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उसी तरह थक चुके थे जिस तरह वो थक चुके थे, ठीक है, युवा भी वहाँ के थक चुके थे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो ऐसी दे टॉक एंडलेसली का अर्थ होता है कि ऐसी बातें करते थे या ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे, ऐसे स्पाइरल में फंस गए थे जो कि गरीबी के अलावा एपैथी यानी उदासीनता की तरफ ले जाता था उन्हें, और गरीबी के कारण उदासीनता आती है, उदासीनता के कारण उनके अंदर लालच आता है, और लालच के कारण वो क्या कर सकते थे, इनजस्टिस यानी अन्याय कर सकते थे, गलत रास्ते के ऊपर जा सकते थे। तो वहाँ के युवा ऐसे चक्र में फंस चुके थे कि वो गरीबी के कारण उदासीन हो गए थे, लालची हो गए थे, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए थे अपनी गरीबी के कारण। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग टू दैम, और उन्हें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मेरे सामने दो दुनिया उभर आ रही थी, मेरे आंखों के सामने दो दुनिया दिख रही थी मुझे। कौन कौन सी दो दुनिया दिख रही थी। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पुवर्टी, एक वो परिवार था जो कि गरीबी के वेब में यानी कि जाल में फंस चुका था। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और वो उस कलंक, उस जाति में पैदा होने के कारण उनके ऊपर कलंक लग गया था, उस कलंक को ढो रहे थे कि हम चूड़ी बनाने वाले के परिवार में पैदा हुए इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा जो वर्ल्ड में उस लेखिका के सामने था वो ये था, कौन सा वर्ल्ड था, द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। वो जो दूसरी जो दुनिया थी, वो दूसरी दुनिया किनकी थी, विशियस सर्कल यानी कि उन दुराचारी लोगों की सर्कल थी, जिसमें साहूकार थे, बिचौलिए थे, पुलिस वाले थे, ऐसे लोग थे जिनके हाथ में कानून था, नौकरशाही लोग थे, और साथ में पॉलिटिशियन थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उन सभी ने मिलकर बच्चों के ऊपर एक ऐसा बैगेज का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा बोझ डाल दिया था जो बच्चे बहुत ही दुखी मन से जिसको क्या कर रहे थे, उस कलंक को ढो रहे थे और उस बैगेज को, उस बोझ को ढो रहे थे। आगे बढ़ते हैं।
बिफोर ही इज़ अवेयर, यानी बच्चे को समझ पाते, है ना, उसके पहले ही, बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उस काम को उसी तरह एक्सेप्ट करते थे जिस तरह स्वाभाविक रूप से उनके पिता ने एक्सेप्ट किया था। यानी बच्चे को समझ पाते उसके पहले उनके ऊपर ये काम का बोझ डाल दिया जाता था और बच्चे भी उसी प्रकार इस काम को करते थे जिस प्रकार उनके पिता करते आ रहे थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने का अर्थ होता है कि हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। यानी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे हिम्मत खत्म होती जा रही थी, कुछ नया करने के लिए हिम्मत की जरूरत थी। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, और जब ये हिम्मत मैंने मुकेश के अंदर देखी तो मैं बहुत खुश हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats, और वो वापस बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, वह एक गैराज में जाएगा और सीख लेगा। But the garage is a long way from his home, I will walk, he insist, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है तो उसने कहा कि मैं चल कर जाऊँगा, मैं पैदल चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, उसने फिर से क्या किया, आग्रह किया कि मैं तो चल कर जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो मैंने मुकेश से पूछा कि क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी सपना है। तो ही सडनली साइलेंट, तो वहाँ अचानक चुप हो गया। नो ही सेस स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वहाँ नीचे ज़मीन की तरफ, है ना, घूरते हुए देखता है और कहता है कि नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, और उसका जो स्मॉल मरमर था, मरमर का अर्थ होता है बड़बड़ाना, धीरे से फुसफुसाना, धीरे से बोलना, उसमें एक अजीब सी शर्म थी जो रिग्रेट में अभी भी चेंज नहीं हुई थी। शर्म यानी क्यों थी, क्योंकि उसको प्लेन के बारे में कुछ नहीं आता था, लेकिन वो रिग्रेट नहीं था। रिग्रेट यानी कि उसको पछतावा नहीं था कि उसको प्लेन के बारे में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसने, है ना, अभी इतना जाना नहीं था, अभी उसकी इतनी उम्र नहीं थी। He is content to dream of course that he sees hurtling down the street of his town. वह कंटेंट था, कंटेंट का अर्थ होता है बहुत संतुष्ट था। क्यों संतुष्ट था? अपने कार चलाने के सपने के साथ बहुत संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसने ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसने उसके कस्बे में बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी। फ्यू एयरप्लेन्स से फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में बहुत कम एयरप्लेन्स ही उड़ते थे, इसीलिए मुकेश संतुष्ट था, क्योंकि फिरोजाबाद में उसने अभी तक कार को ही देखा था, प्लेन को नहीं देखा था। तो फ्रेंड्स, ये हुई मुकेश की कहानी। तो हमने इस चैप्टर में मुकेश की कहानी को पढ़ा कि मुकेश की जो कहानी है वो फिरोजाबाद की कहानी है, जहाँ पर चूड़ी बनाने का धंधा लोग करते आ रहे, परंपराओं से करते आ रहे हैं, और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। और वहाँ पर लोग बहुत ही तंग गलियों में रहते हैं, बहुत ही सकरे जो घर हैं उनके, बहुत ही गिरते हुए घर हैं। इतने मेहनत करने के बावजूद, है ना, सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से किसी ने अपना घर नहीं बनाया, किसी ने शिक्षा प्राप्त नहीं की, और सभी, है ना, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। अधिकांश की आंखों की रोशनियाँ चली गई है, क्योंकि वो अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हैं, दिन के उजाले के प्रति एडजस्ट नहीं है। मुकेश नाम का बच्चा हिम्मत करता है, युवाओं के अंदर हिम्मत की कमी आ चुकी, क्योंकि बिचौलिए, है ना, और जो पुलिस वगैरह हैं और जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं, उन लोगों का दबाव है। वो जो बेचारे युवा व्यक्ति हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते उनके दबाव के आगे। लेकिन मुकेश नाम के बच्चे के अंदर ऐसी हिम्मत देखकर लेखिका बहुत खुश होती है कि मुकेश चाहता है कि अब वो चूड़ी बनाने के धंधे के अलावा क्या करे, एक मोटर मैकेनिक बने, कार चलाना सीखे, गैराज में जाएगा वो। तो इन सारी चीज़ों के साथ लेखिका ने हमारे सामने दो कहानियाँ रखी कि हमको चाइल्ड लेबरिंग के ऊपर जो है ध्यान देना है। और आई होप आपको ये लेसन, ये कहानी समझ में आ गई होगी। यदि कहानी समझ में आई है, लेसन समझ में आया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ के साथ में, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।